हेलो, मैं कुंदन सिंह। टीवीएल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा है, जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पाठ का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, ठीक है। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पहला पॉइंट हमको क्या पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है हमारा लघु बीजाणु जनन। क्या नाम है पॉइंट का? लघु बीजाणु जनन। सबसे पहले जानेंगे लघु बीजाणु है क्या। लघु बीजाणु जो है ना, परागकण ही है। परागकण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, फूल में परागकोशों तथा परागकणों का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। यानी किसी फूल में लघु बीजाणु का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। हम पहले पाठ में आपको बताए थे कि यदि अंडाणु का निर्माण हो रहा है तो इसको हम अंड जनन कहेंगे, और यदि शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तो इसको हम शुक्र जनन कहेंगे। ठीक उसी तरह यदि परागकण का निर्माण हो रहा है तो उसको हम परागकण जनन कहेंगे या लघु बीजाणु जनन कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी फूल में परागकण का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। परागकण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, और परागकण कहाँ से निकलता है? तो परागकोश के फटने से परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, आप मकई के धनहारा को देखिएगा तो उसमें से परागकोश फटता है तो परागकण निकलता है, जो कि पीले पीले पाउडर के रूप में निकलता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। फूल में परागकोश तथा परागकणों का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, परागकोश दो पालियों में बटा होता है। परागकोश जो होता है दो पालियों में बटा होता है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। इसे मान लीजिए, ये जो है ना, ये जो है अड़हुल का फूल हो गया, और यहाँ ये जो है तंतु हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वत्रिकाग्र है। ये तो अड़हुल का फूल है। तो अड़हुल के फूल में ना जो परागकण होता है वो एक पाली में बटा होता है। याद रखिएगा, अड़हुल के फूल में परागकण मात्र एक पाली में बटा होता है। कितने पाली में बटा होता है? एक पाली में। लेकिन और सारा जो फूल होता है, जैसे ये एक फूल देख लीजिए, इसमें कुछ परागकण इस तरह निकला हुआ रहता है। ये परागकोश हो गया, और इसी के फटने से परागकण का निर्माण होता है। इसी के फटने से परागकण का निर्माण होता है। परागकोश दो पालियों में बटा होता है तथा दो पालियां दो प्रकोष्ठों में बटी होती है। इस तरह परागकोश में 4 बीजाणु धनियाँ होती है। परागकोश के फटने से ही परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, इसे मान लीजिए किसी फूल के अंदर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस तरह तंतु निकला होता है, और उस तंतु में कुछ इस तरह उसके ऊपरी छोर पर लगा होता है। तो देखिए ध्यान से, इसी को हम बोलेंगे क्या? परागकोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परागकोश। और इसी के फटने से पीला या हरा या नीला या कॉफी कलर का पाउडर खंड निकलता है। उसी पाउडर को हम क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण। तो आगे हम पढ़ते हैं लघु बीजाणु या परागकण क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा परागकण जनन। लघु बीजाणु जनन को ही परागकण जनन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु या परागकण। तो ध्यान से सुनिए, फूल के नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका को ही परागकण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, परागकण जो है ना, फूल का नर युग्मोद्भिद है। ठीक है, और उसकी कोशिका है। फूल के नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका को ही परागकण कहते हैं। परागकण को ही लघु बीजाणु भी कहते हैं। परागकण को ही क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। परागकोश के फटने से ही परागकण का निर्माण होता है, और यह अगुणित होता है। याद रखिएगा, परागकण जो होता है अगुणित होता है, और इसको हम स्मॉल n से सूचित करेंगे। ठीक है, और परागकण जो होता है 2 आवरणों से ढका होता है। परागकण जो होता है 2 आवरणों से ढका होता है। पहला आवरण क्या होता है परागकण का? तो बाह्य चोल, और दूसरा क्या होता है? अंतःचोल। याद रखिएगा, परागकण जो होता है, परागकण 2 आवरणों से ढका होता है। बाहर जो सतह होता है उसको हम बाह्य चोल कहते हैं, और अंदर जो सतह होता है उसको हम अंतःचोल कहते हैं। ठीक है,
अब दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। बाह्य चोल है क्या, तो परागकण का यह बाहरी परत है। बाह्य चोल जो है परागकण का बाहरी परत है जो खुरदरा होता है और यह स्पोरोपोलिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ का बना होता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि परागकण का बाह्य चोल किस पदार्थ का बना होता है, तो स्पोरोपोलिन नामक वसीय पदार्थ का बना होता है। तो वसीय का मतलब क्या होता है, तैलीय। परागकण का जो ऊपरी कवच होता है वह तैलीय होता है, उसमें पानी अंदर समावेशित नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कांदा के पत्ता को देखिएगा ध्यान से, तो उसकी पत्ती में जो होता है ना, पानी आदान प्रदान नहीं हो पाता है, मतलब प्रदान तो हो जाता है लेकिन आदान नहीं हो पाता है। पत्ती के अंदर पानी नहीं आ जाता है। उस पत्ती के ऊपर आप पानी रखिएगा तो लगेगा कि मोती है। ठीक है, उसी तरह परागकण के अंदर पानी समावेशित नहीं हो सकता है, क्योंकि परागकण के बाहरी सतह पर स्पोरोपोलिन नामक वसीय पदार्थ होता है जो जल को अपने अंदर समावेशित नहीं होने देता है। ठीक है, दूसरा है अंतःचोल। परागकण का यह भीतरी परत है जो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो याद रखिएगा, परागकण का बाहरी सतह स्पोरोपोलिन का बना होता है और परागकण का भीतरी सतह जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, और जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं वे सभी सेलुलोज का पाचन करते हैं, जिसके कारण उन लोगों का आंत जो होता है, आहार नाल जो होता है, बड़ा होता है। और जो जानवर मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है, उनका जो आहार नाल होता है वो छोटा होता है। सेलुलोज का पाचन जो करता है जीव, उसका आहार नाल बड़ा इसलिए होता है क्योंकि हर चीज़ को पचाने में बहुत समय लगता है, इसलिए उन लोगों का आहार नाल बहुत बड़ा होता है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे परागकोश का स्फुटन। क्या पढ़ेंगे, परागकोश का स्फुटन। फूल के परागकोश का फटना ही परागकोश स्फुटन कहलाता है। याद रखिएगा, किसी फूल के परागकोश का फटना ही परागकोश स्फुटन कहलाता है। ठीक है, जब परागकोश पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, परिपक्व मतलब पूर्ण रूप से तैयार, तो परागकोश के मध्य स्तर तथा टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। जब परागकोश जो होता है पूर्ण रूप से वयस्क हो जाता है तो परागकोश के दो भाग होता है, एक मध्य स्तर और एक टेपिटम, दोनों क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सिर्फ परागकोश की भित्ति बचती है, यानी बाहरी भित्ति और भीतरी भित्ति बचती है। ठीक है, और तनाव के कारण परागकोश फट जाता है, परागकण बाहर निकलते हैं। तो सिंपल में याद रखना है कि परागकोश का फटना ही परागकोश स्फुटन कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो फूल के परागकण का विकास ही पूर्व परिवर्धन कहलाता है। फूल के जो परागकण होते हैं इसका विकास क्या कहलाता है, पूर्व परिवर्धन। अब परागकण की प्रक्रिया, परागन की प्रक्रिया से पहले परागकण परिपक्व होते हैं। परागन जो होता है, पोलिनेशन जो होता है, पोलिनेशन की प्रक्रिया के पहले जो होते हैं परागकण परिपक्व होते हैं, और यही नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण का विकास है। ठीक है, यानी फूल के परागकोश के अंदर परागकण का पूर्ण रूप से विकास होगा, निर्माण होगा, तो ही परागकोश फटेगा और तो ही परागकण बाहर निकलेगा और तो ही परागन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा जायांग। हम बाह्य दलपुंज पढ़ लिए थे, दलपुंज भी पढ़ लिए थे, पुमंग भी पढ़ लिए थे, और लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे जायांग के बारे में। तो ध्यान से सुनिए जायांग के बारे में। यह फूल का मादा जनन अंग है। फूल का मादा जनन अंग कौन है, तो जायांग। ठीक है, यही नर जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। जायांग जो है फूल का मादा जनन अंग है और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। और अंडप हम पढ़ेंगे। अब अंडप भी जो है ना जायांग का ही भाग है। जैसे मान लीजिए फूल के बीचों बीच जो होता है कुछ इस तरह चित्र बना होता है, फूल के बीचों बीच कुछ इस तरह चित्र होता है, इसी को हम अंडप कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को अंडप कहेंगे। प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं। अंडप जो होता है प्रत्येक अंडप का 3 भाग होता है। यहाँ से यहाँ तक को हम बोलेंगे अंडाशय। क्या बोलेंगे इसको, अंडाशय। ऊपर वाले यहाँ से यहाँ तक को हम बोलेंगे
वत्रिकाग्र, वत्रिका वत्रिका, और ऊपर वाले को बोलेंगे वत्रिकाग्र। और ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर एक गोल रचना होती है, इसको हम बीजांड बोलते हैं। इस तरह अंडाशय का परिपक्व होना फल कहलाता है, बीजांड का परिपक्व होना बीज कहलाता है। ठीक है, और यही क्या है, एक अंडक का चित्र है। प्रत्येक अंडक पे 3 भाग है, पहला है अंडाशय, दूसरा है वत्रिका और तीसरा है वत्रिका। अगर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम बोलेंगे अंडाशय, यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे वत्रिका, और ऊपर जो ठुंडुक होता है उसको हम बोलेंगे वत्रिकाग्र। ठीक है, और अंडाशय के अंदर एक गोल रचना होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बीजांड। अंडाशय परिपक्व होकर फल में परिवर्तित होता है और बीजांड परिपक्व होकर के बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं बहुत ही अच्छा तैयारी करने के लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा, बीजांड की संरचना का वर्णन करें। क्वेश्चन है बीजांड की संरचना का वर्णन करें, तो इसमें हमको बीजांड के बारे में भी लिखना पड़ेगा और बीजांड का चित्र भी बनाना पड़ेगा, तब हमको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। पहले जानेंगे बीजांड क्या है। इसे देख लीजिए, देखिए ध्यान से, ये फूल है, यहाँ पे हम एक फूल का चित्र बना रहे हैं। ये फूल हो गया, और ये फूल का क्या है, अंडप है। कुछ यहाँ पे इस तरह डंठल होता है, ये डंठल हो गया, और यहाँ पे क्या होती है, फूल की पंखुड़ियाँ होती है। तो बाहरी वाली पंखुड़ी को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, और भीतरी वाली पंखुड़ी को बोलते हैं दलपुंज। और अंदर कुछ इस तरह रचनाएं होती है, जिसको हम बोलते हैं पुमंग, और इसको बोलते हैं जायांग। इस तरह फूल के 4 गो प्रमुख अंग होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और ये जायांग। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है, ये अंडाशय है, अंडाशय है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, वत्रिका है, और ये ऊपर वाला जो है, इसको हम बोलेंगे वत्रिकाग्र, वत्रिकाग्र। और ये जो है अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर एक गोल रचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। तो याद रखिएगा, फूल के अंडक का सबसे निचली हिस्सा अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय के अंदर एक गोल रचना होती है, जिससे बीज का निर्माण होता है, उसे हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, और बीजांड जब परिपक्व होता है, यानी पूर्ण रूप से तैयार होता है, तो बीजांड ही बीज का रूप लेता है। ठीक है, तो उसी को हमको पढ़ना है, बीजांड की संरचना का वर्णन करें। तो ध्यान से सुनिए, फूल के अंडाशय के अंदर स्थित रचना जिससे बीज का निर्माण होता है, उसे बीजांड कहते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि फूल के अंडाशय के अंदर वैसी रचना जिससे बीज का निर्माण होता है, उसे हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक पतले वृंत से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। जो बीजांड जो होता है, ये पतले पतले वृंत से जुड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत बोलते हैं। और ये जहाँ पे जुड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांडासन। मतलब बीजांड प्लस आसन, मतलब जहाँ पे बीजांड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांडासन। प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक पतले वृंत से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदु ऊतक कोशिकाओं का बना होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बीजांड के आंतरिक भागों का अधिकांश भाग जो होता है, उसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बीजांड के अधिकांश आंतरिक जो भाग होते हैं, वह मृदु तक कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक पतले वृंत से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड
वृंत कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। और बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदुत ऊतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। प्रत्येक बीजांडकाय 2 आवरणों से ढका होता है। पहला आवरण का नाम है बाह्य आवरण और दूसरा का नाम है अंत आवरण। तो ध्यान से देखिए, तो यह अपूर्ण आवरण है, यानी ये जो है ना पूरी तरह ढकता नहीं है बीजांड को, कहीं कहीं खुला भी रहता है। देखिए यहाँ पे आँख के रूप में खुला है। यह अपूर्ण आवरण है, इसमें छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये जो है बीजांड द्वार है। क्या है? बीजांड द्वार है। और अंत आवरण में क्या पढ़ेंगे? इसमें अंड कोशिकाएं होती है। इस तरह इतना लिखने के बाद आपको ये चित्र बनाना होगा। ये जो है बीजांड का चित्र है जो अंडाशय के अंदर होता है। तो ये जो है ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, ये नाभिक है, यह अंडा है और यह सहायक कोशिकाएं है और ये जो है बीजांड द्वार है। तो आपको बीजांड की संरचना का सही तो वर्णन करने के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको इतना लिखना होगा, आप प्लस में चित्र बनाना होगा, तब जाकर आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं बीजांड के प्रकार के बारे में। बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। तो बीजांड के कई प्रकार हैं। बीजांड जो होता है, बीजांड के कई प्रकार है। पहला प्रकार का नाम है ऋजु बीजांड। क्या नाम है? ऋजु बीजांड। दूसरा का नाम है प्रतीप बीजांड। तीसरा का नाम है हेमिट्रोपस बीजांड। चौथा है कंपाइलोट्रोपस बीजांड और पांचवा है एम्फिट्रोपस बीजांड और छठा है सर्सिनोट्रोपस बीजांड। इस तरह हम 6 बीजांड के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, हमने अभी पढ़ा था कि बीजांड को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। बीजांड को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है और 6 का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला भाग है बीजांड का, पहला प्रकार है बीजांड का ऋजु या आर्थोट्रोपस बीजांड। यह बीजांड लंबवत होता है। सभी रचनाएं लंबवत ही खुलती है, जैसे में पोलीगोनम, रूमेक्स, पाइपर और पान में जो बीजांड होता है उस बीजांड को हम क्या बोलेंगे? ऋजु या आर्थोट्रोपस बीजांड बोलेंगे, क्योंकि उसमें का जो बीजांड होता है वह लंबवत होता है। जैसे में आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो बीजांड है एकदम लंबवत स्थित है और ये जो है ना ये फूल का आवश्यक अंग और सहायक अंग बीजांड को घेरे हुए है, लंबवत रूप में है। सेकेंड बीजांड का प्रकार है प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड। यह बीजांड उल्टा होता है, इसे उल्टा बीजांड भी कहते हैं। जैसे टमाटर, गुड़हल, मटर, सेम, चना में कौन सा बीजांड होता है? तो प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड होता है। आपको याद रखना पड़ेगा। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे सवाल कि पान में कौन सा बीजांड होता है, पान में कौन सा बीजांड होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि पान में जो होता है ऋजु बीजांड होता है। क्या होता है? ऋजु बीजांड होता है। और टमाटर में कौन सा बीजांड होता है? तो टमाटर में उल्टा बीजांड होता है, जिसको हम प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड भी कह सकते हैं। तो इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हेमिट्रोपस बीजांड। क्या नाम है इसका? हेमिट्रोपस बीजांड। यह बीजांड क्षैतिज रेखा के रूप में रहता है। जैसे रेननकुलेसी नामक एक फूल है और इस फूल में जो बीजांड होता है उसे हम हेमिट्रोपस बीजांड कहेंगे और यह बीजांड जो होता है क्षैतिज रूप में होता है। इसका चित्र हम यहाँ पर बनाए हैं, आपको 3 लिख के चित्र ही बनाना पड़ेगा। ये देखिए बीजांड जो है एकदम सीधा क्षैतिज के रूप में है, क्षैतिज रेखा के रूप में है। चौथा बीजांड है कैम्पाइलोट्रोपस। क्या नाम है इसका? कैम्पाइलोट्रोपस। इस प्रकार का बीजांड थोड़ा मुरा होता है, पूरा मुरा नहीं होता है, थोड़ा सा मुरा होता है। जैसे में सरसों और मूली में कैम्पाइलोट्रोपस नामक ही बीजांड होता है। ये देखिए ये पूरा उल्टा है, लेकिन ये इसी तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा मुरा हुआ है, थोड़ा सा तिरछा है। ये जो बीजांड जो है तिरछा है। यदि बीजांड तिरछा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड और यदि उल्टा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे
प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड, और यदि सीधा रहेगा लंबवत तो उसको हम बोलेंगे रिजु या आर्थोट्रोपस बीजांड। अगला पॉइंट है 5वां, एम्फीट्रोपस बीजांड। तो इस प्रकार के बीजांड में भ्रूणपोष घोड़े की नाल की तरह मुड़ा होता है। जैसे में कैप्सेला नामक पौधा में जो बीजांड होता है वो जो होता है घोड़े की नाल की तरह थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको हम एम्फीट्रोपस बीजांड कहेंगे। इसका हम चित्र नहीं बनाए हैं, यही चित्र इसका भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो सर्किल यहाँ पर हम बीच में किए हैं ये कुछ इस तरह नहीं रहेगा। ये जो होगा घोड़ा की नाल की तरह इस तरह होगा, चांद की तरह होगा। ठीक है, चांद की तरह होगा तो उसको हम बोलेंगे एम्फीट्रोपस बीजांड। अगला लास्ट टॉपिक है बीजांड का। बीजांड को कुल मिलाकर 6 भागों में बांटा गया है, 6 गो प्रकार है बीजांड का। अब 6ठा प्रकार हम देखेंगे क्या है, जिसका नाम सर्सिनोट्रोपस बीजांड। इस बीजांड में स्थित बीजांड वृंत सबसे लंबी होती है और इतनी लंबी होती है कि जो चारों तरफ से बीजांड को घेर लेती है। जैसे में नागफनी में ये होता है, ये देखिए बीजांड जो है इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। देखो कहीं से भी खाली जगह नहीं है इसको बाहर निकलने का, लेकिन इसमें बाहर निकलने का जगह है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो चारों तरफ से घेर लेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सर्सिनोट्रोपस बीजांड। अगला पॉइंट हमको पढ़ना है गुरु बीजाणु जनन। क्या पढ़ना है, गुरु बीजाणु जनन। तो बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की क्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी किसी फूल में बीजांड और भ्रूण कोश का निर्माण ही क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। इस प्रक्रिया के समय बीजांड काय की भीतरी कोशिका बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती है। जो एक कोशिका होती है वो सभी कोशिकाओं से अलग हो जाती है, उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस तरह हम आगे परागन पढ़ेंगे। परागन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पोलिनेशन ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। तो यदि आप परागन देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, आपको हम परागन का ही पॉइंट जल्दी ही लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।